हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी फॉर यू। और आज हम स्टडी करेंगे बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर थर्ड सेम का ये टॉप चैप्टर है हमारा, जो कि क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। अगर ये आप किसी और स्ट्रीम के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, अगर ये आपका चैप्टर कॉमन है तो ठीक है। ये यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, जो कि क्या है। देखो, सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी कि जो इसका कंसेप्ट और ये कहाँ से आई सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी ना हमारी साइंस की ब्रांच है। तो साइंस में आप तीन चीज़ें पढ़ते हो क्या, एक तो बायोलॉजी होता है आपका, एक होता है आपका केमिस्ट्री, और एक होता है फिजिक्स। इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी बनी होती है साइंस। ठीक है। तो जब आप फर्दर 11th 12th क्लास में आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग पढ़ाई जाती हैं पर्टिकुलर एक वे में। तो बायोलॉजी आपकी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर आप प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री आपकी वो ब्रांच है जहाँ पर आप केमिकल्स और जो भी आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑल ओवर सारे फील्ड हैं, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पढ़ते हो जितने भी केमिकल से रिलेट करते हैं। और फिजिक्स के अंदर तो आपको पता ही है कि आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, ऑल ओवर सारी चीज़ों के बारे में यहीं पर स्टडी करते हो। तो मेनली हमारा टॉपिक ही केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, जहाँ पर आपको बताना है कि प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड आप स्टडी करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरस्तू, जिनको हिंदी में अरस्तू कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अरिस्टोटल। ठीक है। देन इसके बाद है कि जो हमारा वर्ड, जो बायोलॉजी वर्ड है, वो कहाँ से ट्राई हुआ है, तो ये आपका एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है। कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है ये आपका, जिसमें बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है। लोगस मीन्स स्टडी, आप इसको लॉजी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। तो इट इज़ अ डिफाइन एज अ साइंस ऑफ लाइफ, ये एक तरीके से साइंस ऑफ लाइफ है जिसके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करते हो। ठीक है। किसी भी लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में यहीं पर ही हम स्टडी करते हैं। अगर वो वन सेल एग्जाम्पल है, वन सेल एग्जाम्पल यानी कि देखो जिसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ शेल है, दैट मीन्स दिस इज अ यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे उसको? यूनिसेलुलर, हम इसी को ही कह देते हैं। अगर मैं बात करूं कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो गया, यूनि वर्ड का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वन टाइप ऑफ सेल से बना हो उसको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर। फॉर एग्जांपल के लिए बैक्टीरिया। सेब्रल सेल का मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ सेल से मिलके बना हो, यानी कि वो यूनि नहीं है, वो है मल्टी। क्या है वो? मल्टी सेलुलर। और मल्टी मीन्स होता है मैनी, जो नंबर ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट और फंगी, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें कि नीड ऑफ स्टडी ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी को स्टडी करने की नीड क्यों पड़ी। ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को जो भी हमारी लाइफ में होती हैं उसके बारे में स्टडी करने के लिए बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ी। जो कि मैं आपको फर्स्टली स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन और एनिमल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, वो किस तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं, क्या क्या खाते हैं, खाने के बारे में ऑल ओवर, और बॉडी स्ट्रक्चर बना कैसे है, ऑल ओवर सारी चीज़ों को हम यहीं बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सपोज अगर बायोलॉजी नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें आपकी नहीं हो पाती, लिविंग थिंग से रिलेटेड ऑल ओवर सारी की सारी चीज़ें स्टॉप हो जाती, उनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं होता। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम बायोलॉजी के अंदर ही करते हैं, जिसके अंदर आपके ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। बायोलॉजी हेल्प करती है इंडिविजुअल अंडरस्टैंड इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड, जो हम इंसान हैं वो किस तरीके से वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ऑल ओवर सारी चीज़ें हम यहीं पर ही स्टडी करते हैं। इसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। क्या क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फिर चाहे वो बड़े हैं या फिर वो छोटे हैं, वो खुद को सेपरेट या फिर इंडिविजुअल शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है लिविंग होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग थिंग्स वो होती है जिनके पास लाइफ होती है। ठीक है। और नॉन लिविंग वो होते हैं जिनके पास लाइफ नहीं होती। अब यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए गए हैं जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके पास शैल होता है। अच्छा, शैल क्या है? अब
सेल जो है सबसे छोटी बेसिक और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो उसके बाद अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सेल है, उसके पास डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसके पास एबिलिटी है फूड को कन्वर्ट करने की, किसमें, एनर्जी में, और उसके बॉडी में अगर ग्रोथ भी हो रही है और वो रेस्पिरेशन यानी कि अगर वो सांस ले सकता है और वो मूव कर सकता है, अगर ये सारी एबिलिटी किसी के पास है तो आप कह सकते हो वो क्या है, लिविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ प्लांट, प्लांट या फिर ट्री को अगर आप लेकर चलते हैं तो आप बोलेंगे कि मैम वो तो मूव कर ही नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उसको लिविंग क्यों बोल रहे हैं, है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज तो उसके अंदर है नहीं। तब आपको क्या रिप्लाई मिलेगा कि पर उसके पास शेल है, प्लांट के पास क्या है, शेल है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उसके पास एबिलिटी भी है कि वो सनलाइट से क्या बना रहा है, अपनी एनर्जी, दैट मीन्स वो अपने फूड से एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है, उसके पास एबिलिटी है इतनी। सॉरी। और उसके पास क्या है, ग्रोथ करने की टेंडेंसी है, दैट मीन्स प्लांट ग्रो भी करता है और वो रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक है। तो इन सभी बेसिस पे हम कह सकते हैं प्लांट क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर हम प्लांट को पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ पर दो चीजें समझ लो, एक होता है ऑटोट्रोपिक, एक होता है हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक दैट मीन्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। हेट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अब आप सोचोगे अच्छा सारे प्लांट तो अपने आप ही खाना बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप दो चीज़ों का यूज़ क्यों कर लिया। देखो जितने भी प्लांट होते हैं उनको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, एक होता है ग्रीन, एक होते हैं ग्रीन प्लांट और एक होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, अगर उनके पास क्लोरोफिल है तभी तो वो ग्रीन है, अगर उनके पास क्लोरोफिल है और वो ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेंगे, इसीलिए हमने उनको बोला ऑटोट्रॉप्स। अब जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो ग्रीन भी नहीं होंगे, दैट मीन्स वो नॉन ग्रीन हो गए, ठीक है। अगर उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना तो बना ही नहीं सकते ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हमने इनको बोला कि ये कौन से प्लांट होंगे, ये हेट्रोट्रोप्स होंगे जो कि नॉन ग्रीन प्लांट है। अब आप सोचोगे ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, तो आपको शायद याद हो फंगई। जो फंगई है वो क्या होता है, फंगी का ही एक एग्जाम्पल है मशरूम, ठीक है, जो कि नॉन ग्रीन होता है, और ये देखो सूखी हुई लकड़ी पे ही आपका मशरूम मेनली उग जाता है। तो फंगी या जो मशरूम है ये सारी चीज़ें ना दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रहकर अपना खाना बनाते हैं, यानी कि उनसे ही अपना खाना लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये वो प्लांट है जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि मैं आपको यहाँ पर क्या बताना चाह रही थी। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, थ्योरी ऑफ सेल, कि सेल की क्या थ्योरी है। तो ये एक हिस्टोरिकल साइंटिफिक थ्योरी है जिसको अब यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बना हुआ होता है किससे, सेल से, और सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, किसी भी क्या, ऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल होती है वही उसकी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है। अच्छा, सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, नंबर ऑफ सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, और नंबर ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, और नंबर ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम, और नंबर ऑफ सिस्टम मिलके क्या बनते हैं, एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनकर रेडी हो जाती है। दैट मीन्स जो सेल है, सेल इज अ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें पता चली। देन इसके बाद क्या है कि एंड दैट शैल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। व्हाट इज प्री, प्री का मतलब होता है पहले से या फिर प्रिमिटिव। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि कोई भी सेल पहले से एग्जिस्ट हुई सेल से ही बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी के अंदर पहले से एक सेल है तो उसी से ही डेवलप होकर न्यू सेल बनाई जाती है, ठीक है। कोई भी सेल खुद से न्यू नहीं बनता, वो उस बॉडी में ऑलरेडी होता है, उसी के बाद ही वो डेवलप होकर बनाया जाता है। सेल जो है बेसिक यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की या फिर रिप्रोडक्शन की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं।
इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, दैट मीन्स जो शेल है उसकी डिस्कवरी फर्स्टली 1665 में किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने, वो भी कहाँ पर, कॉर्क शेल। अच्छा, कॉर्क स्लाइस क्या होता है, आपने प्लांट देखा होगा, जो ट्री होता है ट्री के बाहर के साइड ना ब्राउन कलर की बहुत थिक सी ना एक लेयर होती है, उसी थिक लेयर पे रॉबर्ट हुक ने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, अच्छा प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या फिर पहले से, यानी जो पहले टाइम में जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे जिनमें इतने ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं होते थे, जैसे आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा फीचर्स है माइक्रोस्कोप में, उस टाइम पे वैसा कुछ नहीं था, वो एक सिंपल ग्लास टाइप था, ठीक है। तो उसके थ्रू, उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के थ्रू रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क स्लाइस पर किसकी डिस्कवरी कर दी थी, शेल की। और वो शेल कैसा था, वो एक डेड सेल था, बाद में पता चला क्योंकि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, जिससे हमें ये पता चला कि वो एक कैसा सेल है, वो डेड सेल है, ठीक है। इसके बाद लवन हुक ने 1674 में, कब 1674 यानी कि इसके 9 ईयर बाद, इन्होंने डिस्कवर करा था एक शेल का, और वो कैसा सेल था, वो एक लिविंग सेल था, इसका मतलब उसके अंदर मूवमेंट हो रही होगी। अब ये पता कैसे चला, देखो ये जो डिस्कवरी है ना वो गलती से हो गई थी, कैसे कि जो साइंटिस्ट थे जब वो बारिश में भीग गए थे तो उन्होंने देखा उनके नेल्स में कुछ मिट्टी फंसी हुई है, तो जो मिट्टी थी ना, जब उन्होंने उस मिट्टी के ऊपर रिसर्च करा तो उन्हें पता चला कि अच्छा इसके अंदर ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो जो मूवमेंट हो रही थी उन्होंने उस टाइम पे उसको नाम दिया था बैक्टीरिया, ठीक है, क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया, और वही उस टाइम की लिविंग सेल थी, जिससे पता चला कि रॉबर्ट हुक ने जो 1665 में एक सेल की डिस्कवर करी थी वो क्या थी, डेड। और जो 1674 में ए वी लवन हुक ने जो एक डिस्कवरी करी थी सेल की, वो कैसी थी, लिविंग, ठीक है। उसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी किसकी, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी जो सेल होता है सेल के, देन ये सारी चीजें थी यहाँ पे। इसके बाद क्या है कि जो एक थे, हाँ, ये रॉबर्ट ब्राउन, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की किसी भी सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो भी कब करी थी, 1831 में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है प्रकंजी कॉइंट, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो भी आपका कंटेंट फिल होता है उस सेल के अंदर, उसी के बारे में हमें बताया गया, तो इसके बारे में किसने स्टडी करी थी, प्रकंजे कॉइंट ने। और वो भी कब, इन्होंने करा था 1839 में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल। इसके बाद है आपका द थ्री मेन टेंट्स टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के लिए तीन लाइन कही गई थी, वो क्या थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेकेंड, हाँ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, और जितने भी शेल हैं, द शेल इन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वो शेल होती है, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और जो सेल है वो आया हुआ होता है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये तीनों आपने पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो शेल है ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक, यानी कि देखो जो शेल है वो जितने भी प्रोकैरियोटिक है उनके पास होता है, और यूकैरियोटिक, इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं उसको दो बेसिक पार्ट्स में बांट दिया गया है, किसको, शेल को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसके बारे में भी आप अभी देखोगे एक्चुअल में है क्या, मैं फिलहाल इसको सिंपल वे में बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है क्या। देखो, प्रो प्रोकैरियोट प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स क्या होता है, प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब तो आप समझ चुके हैं क्या था, पुराना या फिर पहले से। कैरियोटिक्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियोट्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें पहले से बहुत पुराना न्यूक्लियस होगा, मतलब वेल डेवलप्ड नहीं होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रो मीन्स प्रिमिटिव, पहले से न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। और जो यूकैरियोटिक है, यू का मीन्स यू, इसका मतलब होता है ट्रू, इसका मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसी को ही आप क्या बोल देते हो, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हो। यानी कि कोई भी सेल है,
इसके बाहर की जो लेयर होती है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या फिर इसी को ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो वर्ड से याद रखना, साइटो का मतलब होता है शेल। हम बाद में भी इसको दोबारा से मतलब देखेंगे इस नाम को। साइटो का मतलब क्या होता है, शेल। ठीक है, इसके पॉइंट देख लेते हैं, क्या कहने चाह रहे हैं ये पॉइंट, कि द शेल ऑफ प्रोकैरियोटिक आर सिंपल देन यूकैरियोटिक। देखो, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो इसके पास मोस्टली सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे। अगर इसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है और इसके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, दैट मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर होगा ना, वो एज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट मीन्स बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये एज अ बैक्टीरिया, वायरस, इन सबके जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। यूकैरियोटिक वो है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है तो सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे, और सेल ऑर्गेनल्स भी है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी टिपिकल सा होगा। दैट मीन्स यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट्स और एनिमल आ जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो भी बैक्टीरिया या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी कंटेन करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। अब ये लाइन इजिली समझ आ जाएगी, क्यों? क्योंकि देखो, द शेल ऑफ प्रोकैरियोटिक आर सिंपल देन यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक से ज़्यादा सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता तो सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते जिसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंटरनल सेलुलर बॉडी यानी कि ऑर्गेनल्स नहीं होते, और यूकैरियोटिक के पास ये सारी चीजें होती हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर फंगी, प्लांट, एनिमल, और हम ह्यूमंस तो एनिमल्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। आई होप ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इजीली पढ़ लोगे इसको अगर आपने पिछले कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो फिर भी मैं एक बार इसको बता देती हूँ कि सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। न्यूक्लियोइड्स भी एब्सेंट है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होगी, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगल ऐसे करके सिंगल होंगे। और इसमें क्रोमोसोम कैसा होगा, मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टी क्रोमोसोम यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पर क्रोमोसोम कैसा होता है, सिंगल। यहाँ पर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन ऑलवेज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आपको देखने को मिलता है, और इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। अब देखो, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो उसमें सेल भी ओनली वन टाइप होगी, और वन टाइप को ही तो हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट टाइप की, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होगा आपका जो भी ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक होगा। और इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होता तो सारी चीज़ें एब्सेंट। और इसके अंदर सब सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है एक्चुअल में, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहीं पे ही हमारी एटीपीज बनती हैं। और एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी करेंसी ऑफ एनर्जी होती है। जैसे हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए पैसे देते हैं ना, वैसे ही जब अपनी बॉडी में हम कोई मूवमेंट करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उस टाइम पे जो एनर्जी खर्च होती है वो होती है एटीपीज की फॉर्म में। और ये कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट आ जाता है सेंट्रोइल। सेंट्रोइल एक्चुअल में होते क्या है, तो सेंट्रोइल ना एक तरीके से सिलेंड्रिकल ऑर्गन होते हैं। कैसे ऑर्गेनल होते हैं, सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल होते हैं, जो कि ट्यूबलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये सेंट्रोइल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, तो इसको तरीके से नोट कर लेना कि सेंट्रोइल प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होते हैं, पर यूकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इनके अंदर सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिजन में, और यूकैरियोटिक के अंदर माइटोसिस और मियोसिस की फॉर्म में सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस के अंदर एक सिंगल सेल ना दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, पर मियोसिस के अंदर एक सिंगल पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। इसका जो कंसेप्ट है हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर फर्स्ट है ना आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेल डिवीजन, जहाँ पर आप ये सारी चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है,
आई थिंक वो जेनेटिक का सेकंड पार्ट है, मैं आपको बता दूंगी वीडियोस अपलोड करके। तो फिलहाल आप इसको इतना याद रखो कि माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल कन्वर्ट हो जाती है 2 डॉटर सेल में, और मियोसिस के अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर जो यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं वो है फंगी, प्लांट शेल, एनिमल शेल, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी दे रखा है आपको, आप इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देख लेना। यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर है और ये है आपका प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। ये जो है आप इनका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं बाद में कि किस तरीके से का स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में आपने काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं ध्यान से। देखो, एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल नहीं होती। अब ये सेल वॉल एक्चुअल में है क्या? सेल वॉल एक थिक सी लेयर होती है जो आपकी एनिमल्स के पास नहीं होती, ये सिर्फ किसके पास होती है? प्लांट्स के पास प्रेजेंट होती है। अब याद रखना, प्लांट की जो सेल वॉल है ना, वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। और ये सेलुलोज है क्या? सेलुलोज ये बायोमोलिक्यूल है, जो कि आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ये आपका यूनिट सेकंड है, ठीक है। उसके अंदर आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है प्लास्टिड आर एब्सेंट। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड एक तरीके से, जैसे आपका प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट, थर्ड इज लुइकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल से रिलेटेड है, जो कि ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो लुइकोप्लास्ट है, लुइको मतलब होता है वाइट कलर। जो भी प्लांट में आपको वाइट कलर शो होता है ना, चाहे वो फ्लावर का है, चाहे वो फ्रूट का है, किसी भी चीज़ का है, वो सारा लुइकोप्लास्ट की वजह से होता है। अगर हम बात करें क्रोमो, क्रोमो से आपको ऐसे याद रखना है, आपके फ़ोन में क्रोम ऐप होगा, उस ऐप में जो कलर आपको दिखाई देते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं? एक तो होता है उसमें ग्रीन, एक होता है उसमें येलो, एक होता है उसमें रेड, और एक होता है उसमें ब्लू, और एक होता है वाइट। तो जो कलर आप पढ़ चुके हो उनको हटा दो। दैट मीन्स ग्रीन क्लोरोफिल के लिए है, वाइट आपका ल्यूकोप्लास्ट के लिए है। अब इसके अलावा जो कलर बच गए, वो कलर आपके क्रोमोप्लास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। देन इसके बाद हाँ, इसके बाद जो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज एक तरीके से ऐसे सर्कल टाइप में होती हैं। ये वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, देन बॉडी से सेक्रेट कर देती हैं। तो गोल्गी बॉडीज एनिमल्स के पास प्रेजेंट होती हैं, पर ये प्लांट के पास नहीं होती हैं। एक सेकेंड, ये प्लांट्स के पास भी प्रेजेंट होती है, जिनको आप बोलते हो डाइसाइटोसोम, ठीक है। इसके बाद है वैक्यूलर एब्सेंट, और प्रेजेंट भी होते हैं पर स्मॉल अमाउंट में। मेनली हम ये कह के चलते हैं कि एनिमल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होते, होते भी हैं पर ना के बराबर। और जो प्लांट है, प्लांट के पास वैक्यूल बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इनके पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं, पर इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब मेन मेजर डिफरेंस कौन से हैं? तो मेन मेजर डिफरेंस मैं बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है मेजर डिफरेंस सेल वॉल वाला, पहला डिफरेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के पास सेल वॉल होती है पर एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के पास होता है, इनके पास नहीं होता। थर्ड है वैक्यूल। वैक्यूल सिर्फ प्लांट के पास होता है, एनिमल्स के पास नहीं होता। ये 3 मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रख लेने हैं। देन इसके बाद है आपका कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्या कंसेप्ट है इनका, ये देख लेते हैं। तो आपका ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसको आप कहते हो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो कि बना हुआ होता है ओनली वन टाइप ऑफ सेल से, जो कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होंगे, उनको मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है फॉल इनटू 2 जनरल ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, इंक्लूड बैक्टीरिया और आर्किया। देखो, जो यूनिसेलुलर है ना, उसके अंदर
देखो यूकैरियोटिक जो है उसके अंदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, पर जो प्रोकैरियोटिक है ना उसके अंदर ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी बैक्टीरिया और आर्किया इसके एग्जाम्पल हैं। और मेनी यूकैरियोटिक जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। बट द ग्रुप इंक्लूड प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी, जिनके अंदर ये सबको इंक्लूड किया गया है। उसके बाद है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर थ्रो टू बी ओल्डेस्ट फ्रॉम एफ लाइफ वैन अर्ली प्रोटोसेल पॉसिबली इमर्जिंग 3.8 to 4 बिलियन ईयर्स से अगो। देखो जब हमारी अर्थ यानी बनी ही थी उस टाइम पे जो सबसे पहले हमारे जो शेल की डिस्कवरी हुई थी ना, वो कब हुई थी, 3.8 से 4 बिलियन एगो। और जो भी ऑर्गेनिज्म मिले थे ना उस टाइम पे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी इतने टाइम पहले हो चुकी थी। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे ना हमारे अर्थ पे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही थे। और एक आपकी ये शेल है जो कि वेनिल वेनोलिया वेलोनिया वेंट्रिकोसा, ये वो स्पीसीज है, ये एक एल्गी की स्पीसीज है जिसका डायामीटर रेंज 1 to 4 सेंटीमीटर होता है। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर स्पीसीज है जो कि हमारे अर्थ पर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कंसेप्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या होता है, माइक्रोब्स आपके होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सारे आपके माइक्रोब्स कहलाते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो भी हैं। तो मोस्ट टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो है हमारे लिए क्या है, अननोन है, जिनको हम जानते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिनमें से हम बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जानते नहीं हैं। अगर हम बात करें कि हम कितनों को जानते हैं, हम 1% से भी कम माइक्रोब्स को जानते हैं सिर्फ, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अर्थ पे है। ठीक है, इसमें से कुछ मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स हैं जिनको हम जानते हैं। एक है आर्किया। आर्किया जो है सिंगल सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप मिट्टी में इजीली फाइंड कर सकते हैं, वाटर में और अर्थ क्रस्ट के अंदर आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। बात करें फंगी की, फंगी भी आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको ईस्ट मोल्ड के अंदर इजीली देखने को मिल जाता है। और ये फैमिलर से मतलब ये किससे मिलता जुलता है, इसी का ही एक एग्जाम्पल है कौन, मशरूम, किसका, फंगी का। इसके बाद है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है प्रिमिटिव एल्गी, जो सबसे पहले एल्गी मिलती थी, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या फिर पहले, जो पहले जो एल्गी मिलती थी वो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, या फिर अमीबा या फिर प्रोटोजोआ, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। देन इसके बाद है बेसिक माइक्रोब्स। बेसिक माइक्रोब्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया और फंगी, जो कि मेनली हमें मिल जाते हैं। तो बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या है, ये टाइप ऑफ यूनिसेलुलर है, और ये माइक्रोब्स है। ये इसको स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना, सही है सही है, माइक्रोब्स होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, टिपिकली यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं। और ये क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि किससे बना हुआ होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू बना हुआ होता है। फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, अब फंगी क्या होती है, फंगी के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ईस्ट और मोल्ड। ठीक है, ये वाला जो एप्पल वाला एग्जाम्पल है ये आपका मोल्ड का एग्जाम्पल है, और यहाँ पर जो है ये आपकी ईस्ट है। ये इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफरेंसेस हो गए, ये मोल्ड है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है, और ये भी आपका मोल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, जो ईस्ट है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसको क्लासिफाइड किया गया है मेंबर ऑफ फंगस किंगडम के थ्रू। ठीक है, यानी कि एक तरीके से फंगस का एक किंगडम से ही बिलोंग करता है ये। नेक्स्ट है मोल्ड। मोल्ड क्या होता है, ये फंगस का ही एक टाइप है, और ये कैसा है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, देन इसके बाद है वायरस, प्रोटोजोआ और एल्गी क्या है। तो वायरस भी एक तरीके से सब माइक्रोस्कोपिक इंफेक्शियस पार्टिकल हैं जो कि ओनली जो कि रेप्लिकेट हो सकते हैं इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो लिविंग है तो ये वायरस उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, और उस बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उस होस्ट के डीएनए के साथ खुद को कंबाइन करते हैं और उसके अंदर रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। दैट मीन्स वायरस हमारे लिए इन्फेक्शियस होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक टाइप ऑफ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ये, और ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। लैक का मतलब होता है कमी, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल तो मेनली किसके पास होती है, प्लांट के पास होती है। नेक्स्ट है एल्गी। एल्गी क्या है, इट इज़ अ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आपको बताया गया था ना, एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसको प्लांट की कैटेगरी में डाला गया था। और अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस इजीली कर सकता है, ये अपना खाना अपने आप बना सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये हमने माइक्रोब्स पढ़े थे ये सारे हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो कुछ क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इनमें से कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो हमारे फूड प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। देखो, लाइक बटर मिल्क, चीज और अल्कोहल और पिकल, इन सभी में कुछ माइक्रोब्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन चीज़ों को बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो हमें एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मीथेन और नेचुरल गैस। आपको पता है कि जो गोबर वगैरह होता है उससे ही आपकी मीथेन और नेचुरल गैसेस वगैरह, मीथेन वगैरह इन्हीं से बनी हुई होती है। तो जो माइक्रोब्स होते हैं ना वो इसको बनाने में हेल्प करते हैं। जितनी भी नेचुरल गैस है उन सभी में जो माइक्रोब्स हैं वो हेल्प करते हैं। देन मीथेन ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। तो ऑल ओवर ये है कि माइक्रोब्स के अंदर आपको हार्मफुल चीज़ें भी पढ़नी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी पढ़नी है कि हमारी लाइफ के लिए किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आपको चैनल सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ ही आपका यूनिट 1 का जो चैप्टर फर्स्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड, कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।